हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल शिफ्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट को डेल्टा में ही क्यों एक्सप्रेस किया जाता है, टीएमएस को रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज़ किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे पास केमिकल शिफ्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे एनएमआर का थोड़ा सा, देन फर्दर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले तो आपको एनएमआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियर यानी कि एक न्यूक्लियस का काम होगा, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात होगी और स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या होता है हमारे पास, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, चाहे वो यूवी है या आईआर है या फिर और भी जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इनका जो जनरल काम है वो तो क्या है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है। वैसे ही एनएमआर में भी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करते हैं और उसके केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में भी जानते हैं, एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। होता क्या है इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो स्पिन सच एज 1h and 13 कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या होगा, हमारे पास एक न्यूक्लियस दिया जाएगा। ठीक है, देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन है जो है हमारे पास एनएमआर एक्टिव होगा, कौन एनएमआर इनएक्टिव होगा। देखो 1h हाइड्रोजन और 13 कार्बन ही क्यों लिए हमने, हम चाहते तो 12 कार्बन भी तो ले सकते थे, पर 12C हमने यहाँ पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारी एनएमआर की कंडीशन है कि अगर आपको कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है, उसको उसके ऊपर आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई करना है, तो उसके पास एटलीस्ट या तो उसका एटॉमिक नंबर ऑड होना चाहिए या फिर उसका मास नंबर ऑड होना चाहिए। ठीक है, और 12 कार्बन में हमारे पास दोनों ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन होते हैं, इसीलिए उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। इंस्टेड हम यहाँ पर 13 कार्बन यूज करते हैं और वैसे यहाँ पर हम 1h हाइड्रोजन यूज करते हैं। क्या होगा हमारे पास, जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हुए चलते हैं क्योंकि बेसिकली आपके सिलेबस में जो है 1h हाइड्रोजन की ज्यादा बात की हुई है। 1h हाइड्रोजन ही न्यूक्लियाई है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जहां पर न्यूक्लियाई बोला जाए मतलब इसकी ही बात हो रही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस है यानी कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है, और मैग्नेट की तरह काम करेगा तो अगर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं, जैसे हमने बोला ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हम बाहर से उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ रिपल्शन देखने को मिलती है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, और इसी रिपल्शन के कारण हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल मिलते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ओके, उसके ऊपर क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डाली जाएगी, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियर है वो नॉन जीरो स्पिन का होना चाहिए। नॉन जीरो स्पिन का मतलब कि उसका स्पिन जीरो नहीं होना चाहिए। 12th क्लास में जैसे हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ वही है। आपको पता है 1h1 तो मतलब एक हाफ स्पिन है इसका, तो इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, आई यानी कि स्पिन। तो ये हो गया नॉन जीरो, क्योंकि हाफ है तो जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और हमें क्या है, शार्प या फिर ब्रॉड सिग्नल्स देगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेंगे। एनएमआर इज वाइडली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। एनएमआर की हेल्प से हम ऑर्गेनिक, किसी भी इनऑर्गेनिक या किसी भी बायोलॉजिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम अमीनो एसिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो ये एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम केमिकल शिफ्ट वगैरह निकालते हैं, वो एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपने मॉलिक्यूल को रखेंगे और वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उस हिसाब से सिग्नल्स आएंगे और ये काम सारा कंप्यूटराइज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बिना उसको ब्रेक किए। राइट, आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो स्पिन। ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियाई जिसका स्पिन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, वो क्या करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जब हम उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, और वो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा जिसको हम जानना चाहते हैं, एंड उसके केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें बताएगा। सबसे पहला एग्जांपल है कि 1H एनएमआर, जिसे हम प्रोटॉन एनएमआर भी कहते हैं, उसको हम आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि उसको हम क्या है, इथेनॉल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में भी यूज करते हैं। राइट, जैसे हमारे पास CH3CH2OH है, अगर आपको सिंपली देखना है कि कितने सिग्नल शो करेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। अब जितने टाइप के प्रोटॉन उतने टाइप के सिग्नल। अब मैम यहाँ पे 3 ही क्यों आए, 3 डिफरेंट सिग्नल कैसे आए, तो इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है, CH2 है और OH है, तो ये क्या है, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल देंगे और इससे ही हम क्या है, अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इथेनॉल। इथेनॉल जो है हमारे पास, जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ OH है। सबसे पहले आप देखो, इस कार्बन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं उनका एनवायरनमेंट सेम है, और जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है उन्हें हम कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इस कार्बन के साथ ही तीनों जुड़े हुए हैं। और सेकंड कार्बन को देखो तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स इस तरह से अटैच हैं। राइट, अब इन दोनों का क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम रहेगा और इस थर्ड वाले का अलग रहेगा। ठीक है, इन तीनों, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये तीनों ही हमें डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले OH, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, वो हमें सिंपली एक शार्प सिग्नल देगा। राइट, लेकिन जो हमारे पास इस वाले कार्बन के साथ जो ये 2 ग्रीन हाइड्रोजन लगे हैं, उसके ऊपर इन हाइड्रोजन का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे पड़ोसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनका जो नेबर हाइड्रोजन है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो कैसे, अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन को जो सिग्नल मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। तो आप देखो, ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी पीक्स मिली, 4 पीक्स मिली। और वैसे ही अगर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर इफेक्ट तो किसका पड़ेगा, पड़ोसी का। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अब 2 हाइड्रोजन है तो पीक्स कितनी देंगे, कितनी देंगे ये, 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 पीक्स हमें ब्लू वाले हाइड्रोजन के लिए मिली। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है N+1। ओके, आप N+1 रूल यहाँ पर लगाते हो, N यानी कि जितने ये पड़ोस में आपके नेबरिंग हाइड्रोजन है वो, उनमें एक आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 में आपने एक ऐड किया तो आपको 4 मिले, 2 में आपने एक ऐड किया तो आपको 3 सिग्नल मिले। अब इन 4 सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेट। ओके, एक को बोलते हैं सिंगलेट और 3 के लिए हम बोल देते हैं ट्रिपलेट। मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखने का कुछ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ दोबारा से। दिस इज क्वाड्रेट, दिस इज सिंगलेट एंड दिस इज ट्रिपलेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट कुछ नहीं होता है, हमारे पास एक रेफरेंस होती है TMS। TMS देखो, अब हमारे पास क्या है, वहां पर जब हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है तो उसमें हमें डिफरेंट पीक्स मिलती हैं देखने को। ठीक है, कोई शार्प पीक मिलेगी, कोई ब्रॉड पीक मिलेगी। ठीक है, तो उन पीक्स में पहचानना मुश्किल है, उनमें हमें पहचानने डिफिकल्टी होती है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी पीक जो है वो मतलब किसके लिए आई हुई है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे हम जब कभी हम को जैसे हम आटा खरीदते हैं, ठीक है, मान लो 5 kg है या फिर 2 kg है, तो हम उसको एक 2 kg के बार के साथ उसको हम तोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम रेफरेंस ले रहे हैं, किसी को हम रेफरेंस मान के फिर हमें पता चल रहा है कि हाँ ये 2 kg है। उसी तरह से हमारे पास एक रेफरेंस होता है TMS, वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी देता है।
ठीक है, और एक हमारा होता है सैंपल, वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी देगा। तो हमारे सैंपल यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है और जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है जो कि हमारा टीएमएस है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट इज द डिफरेंस इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस। अब टीएमएस ही क्यों लिया, टीएमएस क्यों लिया, देखो ट्राई मिथाइल सिलेन जो हमारे पास होता है, अब देखो आपके पास, सॉरी नॉट ट्राई, टेट्रा, टेट्रा मिथाइल सिलेन हमारे पास होता है। टेट्रा यानी कि 4CH3, और 4CH3 में आप देखो कितने सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी शार्प पीक मिलेगी, और जितनी शार्प पीक मिलेगी क्योंकि वो सबसे लंबी पीक होती है वहां पे, तो हमें पता चल जाता है कि टीएमएस की पीक है, और उसके रेफरेंस में बाकी सारी जो पीक्स होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, अब इसको हम, अब यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम किस में रेफर कर, किस में डिनोट करते हैं, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस यानी कि टीएमएस अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर हमें जो दी होगी, जैसे 500 मेगाहर्ट्ज है या फिर 600 मेगाहर्ट्ज पे है, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ पर सैंपल की आप वैल्यू डालोगे, रेफरेंस की वैल्यू फिक्स होती है, हाइड्रोजन के लिए फिक्स होगी, कार्बन के लिए फिक्स होगी। आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लिख के आओगे एग्जाम में, और नीचे स्पेक्ट्रोमीटर कि आप फ्रीक्वेंसी डालोगे और उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास गिवन दिया हुआ है कि शिफ्ट डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज, मान लो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि वो टीएमएस से उसने कितना शिफ्ट जो है शो किया, तो वो वैल्यू आप डाल सकते हो। अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में ही होती है। ठीक है, ओवरऑल क्या है डिफरेंस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारा न्यूक्लियस, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला वहां पर जाके लिख दोगे अपने एग्जाम में। तो ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो इसमें आता है वो क्या है, अच्छा चलो ये समझ लेते हैं पहले कि हमारे पास शिल्डेड न्यूक्लियस और डीशिल्डेड न्यूक्लियस क्या होता है। वैसे तो ये स्पिन स्पिन कपलिंग में आता है टॉपिक, बट चलो कंसीडर कर लेते हैं कि केमिकल शिफ्ट होता क्यों है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, आपको पता है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसा हमारा न्यूक्लियस है तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तभी तो वो क्या है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो बाहर से उसके ऊपर जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो उसको अपोज करता है, अपोज इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी हम फिनोमिना को क्या कह देते हैं, शील्डिंग, कि उसकी शील्डिंग हो गई है भाई। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो उसकी क्या हो गई, शील्डिंग हो गई है। तो शील्डेड न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या है, लो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को जो है फील करते हैं। इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि उनका सिग्नल कैसा आता है, आप या फिर आप बोल सकते हो उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, अपफील्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, अपफील्ड है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जिसको कम फील होगी, जो ज्यादा छुपा हुआ होगा, तो उसका जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट आता है वो अपफील्ड आता है। और जो प्रोटॉन जितना डीशील्डेड होगा, मतलब जिसके पास जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी बॉडी के पास, या फिर वो जितना अनकवर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो डाउन फील्ड सिग्नल देगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, डाउन फील्ड है। क्यों, क्योंकि अब देखो हायर केमिकल शिफ्ट तो आना ही है। क्यों, क्योंकि उसको, अब आपने मान लो किसी के ऊपर से आपने, ठीक है, उसकी चादर जो थी वो हटा दी, ठीक है, और ऊपर से उसके ऊपर पड़ रही है सनलाइट, सनलाइट को आप मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करो, तो ऑब्वियसली उसको वो बहुत तेज लग रही है। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, है ना, उसकी हीट उसको जो है वहां पर क्या है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, एक तरह से केमिकल शिफ्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब भी हमारे पास डीशील्डेड न्यूक्लियस होगा, आपने डी से याद रखना है कि डीशील्डेड न्यूक्लियस होगा तो हमेशा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डाउनफील्ड आएगी। ओके, जो जितना ज्यादा छुपा हुआ होगा, ढका हुआ होगा, उतनी ज्यादा उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, अपफील्ड आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर हमें देखो CH3, CH2 और OH, अभी हमने इथेनॉल के बारे में देखा है पीछे। ठीक है, हाँ, जैसे हमने अभी इथेनॉल के बारे में उसके सिग्नल्स देखे थे आपने, अब उनकी आप वैल्यूज देखोगे केमिकल शिफ्ट की, CH3 की 1.2 है, इसकी CH3 की 1.2 है, CH2 की 3.6 है, और और OH की 1 से 5 ppm है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि CH2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो अनकवर हो गया।
उसके प्रोटॉन्स के ऊपर से चादर हटा दी गई। कैसे हटाई? क्योंकि यहाँ पे OH था। OH क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और OH किसके करीब था? CH2 के। उसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, इसकी चादर उसने खुद के लिए ले ली। ठीक है, और ये कैसा हो गया बेचारा? डीशील्ड हो गया। और डीशील्ड होने की वजह से ही केमिकल शिफ्ट हमेशा इंक्रीज होती है, और सिग्नल कैसा आता है हमारे पास? केमिकल शिफ्ट का डाउनफील्ड। ओके, CH3 थोड़ा दूर था, बचा रहा, इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स को OH नहीं छीन पाया, तो इसीलिए ये बचा रहा, क्योंकि इसीलिए इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आई? कम आई एज कम्पेयर टू CH2। वही लिखा है यहाँ पे रीजन कि CH2 protons appears at higher chemical shift because they are de-shielded by the electronegative oxygen atom, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ने इसकी शील्ड को हटा दिया, और इसी वजह से इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो बढ़ गया। यहाँ पर भी सेम रीजन होगा। अब यहाँ पर देखो तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं CH के साथ क्लोरोफॉर्म में। तो अब जब क्लोरोफॉर्म में हमारे पास क्लोरीन है तीन तीन, वो भी तो आपको पता है कि ये तो इसको अच्छा खासा इसकी मतलब अच्छा खासा इसकी चादर को ले लेंगे अपनी तरफ। ठीक है, इसको पूरी तरह डीशील्ड करेंगे ये, और डीशील्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इसको बहुत खतरनाक तरीके से सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रोटोन है वो डीशील्ड हो जाएगा, और सिग्नल को डाउन फील्ड वो शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो प्रोटोन है उसका जो सिग्नल है वो कहाँ पर आ रहा है? उसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो कितना ज्यादा आ रहा है? देखो 7.26 ppm। यहाँ पर तो सिर्फ अकेला ही ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं साथ में। तो तीन तीन क्लोरीन कितनी ज्यादा डीशील्डिंग कॉज कर सकते हैं, उस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। ठीक है, आप लिख सकते हो कि इन क्लोरोफॉर्म द प्रोटोन अपीयर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी क्या होती है? देखो, केमिकल शिफ्ट में जब चेंज आता है, किसकी वजह से? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और कहाँ पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। सर्कुलेशन इन द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। अनसैचुरेटेड आपको पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब इसको आप देखो जरा एक बार, डेफिनेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हम यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो डी शील्डिंग है, सबसे ज्यादा डी शील्डिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। ओके, ये डी शील्डिंग जोन होता है हमारे पास। और जो हमारे पास जो इसका सेंटर का जोन होता है ना, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा शील्डेड होता है। तो आपको यही याद रखना है कि जो आपके आउटर प्रोटॉन्स हैं, वो बहुत ज्यादा डी शील्डिंग को फील करते हैं। इसी वजह से इनका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो हाई होता है, और जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट का जो बोलते हैं केमिकल शिफ्ट है वो कैसा सिग्नल देते हैं? डाउनफील्ड। ओके, और बीच में क्या होगा? बीच में हमारे पास डायमैग्नेटिक जोन भी बोलते हैं हम इसको, शील्डिंग जोन है ये हमारा। और न्यूक्लियाई जो है हमारा वो कैसा रहेगा? शील्डेड रहेगा। इसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? लो हो जाएगी। राइट, बाहर वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा जो है मतलब अनकवर्ड फील करेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, उनके ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, इस वजह से वो क्या है? डीशील्डेड रहेंगे, इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और अगर बीच में कोई प्रोटॉन पड़ा है, वैसे यहाँ पर नहीं है बट अगर पड़ा है, तो फिर वो क्या है? ज्यादा शील्डेड फील करेगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाएगी। तो ये था हमारा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। राइट, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि एरोमेटिक रिंग करंट causes protons to appear downfield at about 7.2 ppm due to deshielding। ठीक है, डीशील्डिंग की वजह से क्या हुआ? हमारे पास एरोमेटिक रिंग के अंदर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 ppm तक इंक्रीज हो गई। इसी तरह से आप एल्कीन में भी कर सकते हो। एल्कीन में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो 5 से 6 ppm आती है। उसका रीजन भी क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर से जाती है तो वहां पर क्या है? वो डीशील्डेड फील करने लग जाते हैं जो उसके साथ के प्रोटॉन्स है, इस वजह से वो हमें 5 से 6 ppm पर वैल्यू दे देते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अफेक्ट्स केमिकल शिफ्ट। जनरली sp3 sp3 से ज्यादा sp और sp से ज्यादा sp2। ठीक है, मतलब सिंपल समझो इसको, सिंपली आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो हमें आप बोल सकते हो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो सबसे ज्यादा हमें दिखाएगा वो कौन दिखाएगा? sp2।
कार्बन, यानी कि एल्कीन्स में आपको देखने को मिलेगा। ये उनके स्ट्रक्चर की वजह से होता है बेसिकली, पर यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि किसकी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एल्कीन की होती है, ठीक है। उसके बाद जो एल्काइंस है जो वो अच्छी केमिकल शिफ्ट शो कर लेते हैं, और सबसे कम जो है हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। आप देख सकते हो वैसे भी इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती है, तो उस वजह से भी यहाँ पर हमारे पास सबसे कम जो है वो sp3 रहेगा केमिकल शिफ्ट में, और से ज्यादा sp और सबसे ज्यादा sp2 में हमें देखने को मिलती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग डीशिल्डिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा डीशिल्डिंग यहाँ पर होगी, उससे कम sp में, एंड देन sp3 में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट जो है वो कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स केमिकल शिफ्ट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। सिंपल से आपको लिखने के लिए तो आपको एग्जाम में इतना डिटेल में लिखना है, लेकिन दिमाग में क्या बात रखनी है? दिमाग में ये बात रखनी है कि जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, उसने क्या कर देना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देना है वहां पर, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई वहां पर डीशिल्डिंग आना पक्का ही पक्का है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग द केमिकल शिफ्ट, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पे डीशिल्डिंग हुई वहां केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ी। और डीशिल्डिंग किसकी वजह से होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम तो क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा डीशिल्डिंग देखने को मिलेगी, उतनी ही ज्यादा हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी, और जो है वो शिफ्ट कहाँ को देखने को मिलेगा? डाउनफील्ड। इट मेनली अफेक्ट्स द OH एंड NH प्रोटॉन्स। जनरली हमें OH और NH प्रोटॉन्स में ये देखने को मिलेगा। आप इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अल्कोहल से ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा डीशिल्डिंग होगी, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? वैसे तो हमने पीछे देख लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन था CH2 के साथ, उसने CH2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ को, उसको पूरी तरह डीशिल्ड करा। तो इनका काम भी यही है, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे नाइट्रोजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ये क्या करते हैं? विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नियर बाय हाइड्रोजन एटम। जैसे उस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो ऑक्सीजन ने फटाफट से क्या किया? उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। वो CH3 के ऊपर तो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाया क्योंकि वो उससे दूर रहता था, लेकिन जो उसका नियर बाय हाइड्रोजन था उससे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसने खींचा। और इसको क्या बोलते हैं? हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस कॉज डीशिल्डिंग ऑफ द प्रोटोन, और इससे क्या हो गया? प्रोटोन में डीशिल्डिंग देखने को मिली। डीशिल्डिंग की वजह से हमारी जो प्रोटोन जो हमारा जो हमें है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे देखने को मिली? हाई देखने को मिली, और हमें डाउनफील्ड जो है NMR स्पेक्ट्रम में डाउनफील्ड सिग्नल देखने को मिला। अगर हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन्स होता, ठीक है, तो उसके पास क्या होती? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, और उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी लो हो जाती, और सिग्नल कैसा मिलता? अपफील्ड मिलता। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाती? अपफील्ड शिफ्ट हो जाती। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। अब जैसे इथेनॉल में था CH3 था, इतनी दूर था, तो क्या हुआ? इफेक्ट, जो इफेक्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो डिक्रीज हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो अगर वो उसके पास था CH2, तो CH2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो कम होता रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पे। CH4 है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो अब फील्ड शो करेगा, है ना। CH3Cl देख लो, क्लोरीन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 ppm तक केमिकल शिफ्ट को शो करेगा, ओके, डाउनफील्ड देगा, डीशील्ड। CH3F है, फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और 4.2 ppm तक जो है आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देता है। मोर डाउनफील्ड बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। यहाँ से आप ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, सेम ही बात है। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? सॉल्वेंट इफेक्ट्स द केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स बाय चेंजिंग देयर केमिकल एनवायरनमेंट। सॉल्वेंट का काम क्या है? हमारे प्रोटॉन के एनवायरनमेंट को, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, उसको बदलना,
कैसे? अगर आपके पास पोलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सॉल्वेंट है, वो डीशील्डिंग कॉज करेगा। आपने जो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा, सेम बात वही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां, वहां डीशील्डिंग। तो सिग्नल कैसे जाएंगे? डाउनफील्ड। अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे तो वो लेस इफेक्ट करेंगे, तो सिग्नल जो है हमें वो अपफील्ड देखने को मिलेगा और हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाएगी। एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स जैसे OH है, NH है, COOH है, आर इफेक्टेड द मोस्ट। ठीक है, ज्यादातर हमारे पास जो OH, NH, COOH है, ये ज्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे OH प्रोटोन है इथेनॉल का, वो अपीयर्स एट डिफरेंट वैल्यूज इन CdCl3 एंड DMSO D6 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CdCl3 भी सॉल्वेंट है, DMSO D6 भी सॉल्वेंट है। दोनों में हमें क्या है, डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन DMSO के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब हम अपने मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, या फिर आप बोल सकते हो हमारा न्यूक्लियस जो है DMSO D6 के साथ आता है, तो वो क्या है, वहां पर डी शिल्डिंग की वजह से हमें डाउनफील्ड सिग्नल देता है। लेकिन जब वो CdCl3 सॉल्वेंट के साथ आता है तो वो हमें अपफील्ड सिग्नल देता है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये क्या है, एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट हमें ज्यादा डी शिल्डिंग दिखाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है कि the OH proton of ethanol appears at the lower chemical shift value in CdCl3 but at higher chemical shift value in DMSO D6 because strong hydrogen bonding in DMSO D6 cause डीशिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि DMSO D6 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए जो है उसकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की ज्यादा आती है। तो ये थे हमारे कुछ इफेक्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इसके अलावा और कोई फैक्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने फैक्टर्स इनफ है, और इनफैक्ट हैं ही इतने फैक्टर्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और वीडियो या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बताओ, और मैं उसके लिए आपके ऊपर, उसके टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर आपको मेरे ये पढ़ाने के स्टाइल में कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।